श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई और बाबा साहब अंबेडकर द्वारा निर्मित संविधान पर प्रचंड प्रहार किया था। भारत की पहचान पूरी दुनिया में लोकतंत्र की जननी के तौर पर है। भारत में हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों और वाद संवाद का समर्थन हुआ, हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा की, उन्हें हमेशा प्रोत्साहित किया गया। ऐसे भारत पर श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा तानाशाही थोप दी गई, भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला गया और अभिव्यक्ति की आज़ादी का गला घोटा गया। इमरजेंसी के दौरान भारत के नागरिकों के अधिकार नष्ट कर दिए गए, नागरिकों से उनकी आज़ादी छीन ली गई। ये वह दौर था जब विपक्ष के नेताओं को जेल में बंद कर दिया गया, पूरे देश को जेल खाना बना दिया गया। तब की तानाशाही सरकार ने मीडिया पर अनेक पाबंदियां लगा दी गई थी, न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर अंकुश लगा दिया गया था। इमरजेंसी का वह समय हमारे देश के इतिहास में अन्याय काल का एक काला खंड था। तो नागेंद्र जी, ये आपको क्या लगता है कि अध्यक्ष चुने जाने के बाद सुओ मोटो इस तरह के प्रस्ताव ला करके, ठीक है इमरजेंसी तो एक सत्य है लगाई गई और गलत लगाई गई। इंदिरा जी ने तो अपनी सत्ता को बचाने के लिए, क्योंकि उस समय जो उनका चुनाव रद्द किया था उसके बाद एंटी डिफेक्शन का डर था कि लोग पार्टी छोड़ के चले जाएंगे, सरकार गिर जाएगी, तो उन्होंने अपनी सरकार बचाने के लिए किया। लेकिन मोदी जी को तो इतना प्रचंड बहुमत था पिछली बार, अब 10 साल तक रहा, उसके बाद उन्होंने इमरजेंसी मतलब एक अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात वो सब किए जो अभी बिरला जी गिना रहे थे, चाहे मीडिया पे अंकुश हो, चाहे विपक्ष को जेल में डालना हो, लोकतांत्रिक संस्थाओं की वो हो। तो आपको क्या लगता है, फिर अगर बिरला जी को इमरजेंसी का करना था तो मुझे लगता है कि सबसे पहले उनको महात्मा गांधी की हत्या की भी निंदा का एक प्रस्ताव आज रख देना चाहिए था, तो थोड़ा अच्छा रहता। रामदत्त जी देखिए, बिरला जी ने, ओम बिरला जी ने आज जो किया, या आज जो कुछ भी हुआ, या फिर 5 तारीख से अब तक जो कुछ हो रहा है, वो बार बार ये संकेत दे रहा है भविष्य में क्या होने वाला है। अभी आप गिल्ट की बात कर रहे थे, उनका गिल्ट बोल रहा है, गिल्ट नहीं है वो, ऐसे लोग गिल्ट नहीं होते हैं। यहाँ पे एक टर्म हमें यूज करना चाहिए, मतलब देखना चाहिए गिल्ट है या क्लेमेंट है, गिल्ट है या जिद है ना। तो यहाँ जिद है, जिद इस बात की है कि वो ये स्वीकार करने को, वो इस मैंडेट को स्वीकार करने को तैयार ही नहीं है। उनको लग ही नहीं रहा है, उनके बयानों अंदर और बाहर, उनके सारे बयानों से देखिए, उनके प्रवक्ताओं बयानों से देखिए, उनको लग ही नहीं रहा है कि मैंडेट, ये वो बार बार कहते हैं मैंडेट हमें मिला है। ये मैंडेट उन्हें मिला है अंकुश में रहने के लिए। जनता ने 2 मैंडेट दिए हैं, घटी दरों पर है। हाँ, ये मैंडेट जनता ने उनको कंट्रोल में रहने के लिए दिया है और विपक्ष को उनकी मनमानी रोकने के लिए दिया है। इस मैंडेट को समझा जाना चाहिए। यही एक संकट है कि विपक्ष को जो उन्हें कंट्रोल में रखने का मैंडेट दे दिया, ये उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उनकी देह भाषा से लेके उनकी भाषा तक, भाषा तो उनकी आप जानते ही हैं। और आज जिस तरह से इसकी शुरुआत हुई, देखिए इसको 2-3 तरह से देखना चाहिए। कि मैं अभी सोच रहा था कि इसकी क्रोनोलॉजी अगर बनाए तो क्या बनेगी। 4 तारीख को नतीजे आते हैं, 5 तारीख को भाजपा कार्यालय में वो राष्ट्र को मैं कह रहा हूँ, वो अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हैं। वो पहली बार मैं से हम आए थे वहां पर, और बीजेपी या मोदी से एनडीए पर आए थे। लेकिन और एक संकेत गया था, एक संदेश गया था, लोगों ने चर्चा शुरू कर दी थी कि ये अलायंस की मजबूरी है कि उन्हें मैं से हम पे आना पड़ा है। लेकिन वो मैं से हम पे उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। उन्होंने अपनी भाषा फिर बदल दी है, वो फिर आक्रामक हो रहे हैं। इसको वहां से भी देखना चाहिए कि जब नई सरकार की शपथ नहीं हुई थी, नई सरकार जब आपकी शपथ नहीं हुई थी, उसके पहले पार्लियामेंट में प्रवेश करने के पहले मीडिया के संबोधन में आपने क्या बातें कही और किन भाषा का इस्तेमाल किया, जबकि वो एक वेलकम संबोधन होता और वो एक संदेश देने का मौका था
कि हम एक नई सरकार में प्रवेश कर रहे हैं, एक नई संसद में प्रवेश कर रहे हैं, नई सरकार की शुरुआत हो रही है और अब मतलब एक नया संदेश लेके आते हैं। लेकिन वहां भी आपने विपक्ष को गरियाने से बाज नहीं है, आपने वहां भी संदेश दिया। मैं उसकी बात कर रहा हूं कि जो भविष्य की बात हो रही है कि क्या इसे मैसेज निकाला जाए कि सरकार के सारे प्रमुख पदों पर कोई बदलाव नहीं किया और उसी दिन ये संदेश दे दिया और संकेत दे दिया कि ओम बिरला ही हमारे स्पीकर होंगे। जब उन्होंने चारों बड़े पद एज इट इज कायम रखे तो ये संकेत साफ मिल गया था कि ओम बिरला ही होंगे और ओम बिरला से फिर उनके लिए कोई हो भी नहीं सकता है जो इतना मुस्कुराते हुए वो कुटिल मुस्कान कहें कि जो कौन से कहें 150 लोगों को निकाल दें और नई संसद में के पहले दिन अपने संबोधन में स्पीकर को जब धन्यवाद देना था, जब बधाइयों के बदले में एक ऐसा जेस्चर देना था कि हाँ हम कुछ नया करेंगे, कुछ नया पॉजिटिव करेंगे, बहुत आक्रामक तरीके से कह लीजिए या अमान्यता के साथ ये संदेश दिया कि नहीं हम उससे भी आगे जाएंगे। आज इमरजेंसी की बात जिस तरह से बार बार कही, उसके पहले आप देखिए कि उसको और ये सुओ मोटो आप ला करके आप कैसे कर सकते हैं? आप तो संसदीय परंपरा को पहले ही दिन ध्वस्त कर दिया आपने। उसके बाद ओम बिरला जिस समय खड़े होकर के ये कहते हैं कि मैं नहीं चाहूंगा कि अगले 5 साल में मुझे आप इसके लिए मजबूर करें कि मुझे खड़ा होना पड़े और खड़ा होने मतलब आपको जानना चाहिए। इस तरह की भाषा ये दरअसल जब आज और ये वहां भी लेना आपने डिप्टी स्पीकर का पद भी नहीं दिया, आपने सारे संदेश दिए। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ओम बिरला के जरिए मोदी जी ने आज ये साफ संदेश दिया है कि जिस बात की आशंका अखिलेश यादव जाहिर कर रहे थे, जिस बात की ओर वो इशारा कर रहे थे, बल्कि बहुत साफ शब्दों में कह रहे थे, बहुत शालीन और साफ भाषा में कहा। और ये आज ये इनकी बहुत बड़ी घटना है अपने आप में कि इतने अच्छे शब्दों में स्पीकर से ऐसी बात कही थी जिस पर बहुत पॉजिटिव नोट की उम्मीद थी कि वो शायद मुस्कुराते हुए अपने अंदाज में आगे वो जो भी करेंगे लेकिन आज कुछ एक शालीनता से जवाब देंगे। मैं इस पूरे एपिसोड को 4 तारीख के बाद का जो पूरा एपिसोड है, चाहे वो कैबिनेट का गठन हो, चाहे मोदी जी के वक्तव्य हो, चाहे भाजपा की उनके लोगों की देह भाषा और शब्द हो या आज का हो, मैं इसको ऐसे होता है लोग कहते हैं नई बोतल में पुरानी शराब। नहीं, ये बोतल भी पुरानी है, शराब भी पुरानी है, ये ऐठन भी पुरानी है। वो पुरानी शराब की जो एक तलखी होती है ना, वो तलखी हमें लगता है और दिखने जा रही है। और ये जिस तरह से देखिए, और ये तलखी मुझे लगता है कल रात में और बड़ी होगी। कल रात में जिस समय राहुल गांधी के एलओपी बनने की घोषणा हुई, मेरा सीधा मेरा कमेंट था, एक बड़ी टीस मिल गई, ये बड़ी टीस है। ये वो राहुल गांधी को या गांधी परिवार को देखना नहीं चाहते हैं और राहुल गांधी को उन्हें बार बार देखना पड़ेगा, बार बार फेस करना पड़ेगा और आंखों में आंख डाल के बात करनी पड़ेगी, उनके सामने हर जगह जवाब देना पड़ेगा। तो ये सारी टीस है और ये सारा बता रहा है कि आने वाले दिन ज्यादा आक्रामक होने जा रहे हैं और विपक्ष को ऐसे में बड़ी जिम्मेदारी के साथ काम करना पड़ेगा, संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज अभी एक सामने है रामदत्त जी, इसकी चर्चा करना जरूरी है कि 1 तारीख को जो कानून नई न्याय संहिता जो लागू होने जा रही है, उस संहिता के बाद इमरजेंसी जैसी चीज की जरूरत नहीं है। इमरजेंसी तो अभी भी लागू है। जिस इमरजेंसी की बात वो बार बार कह रहे हैं, क्या इमरजेंसी की घोषणा करने की जरूरत है? भाई लोकतांत्रिक आवरण के अंदर रहते दिखते हुए भी आप वो सारे काम करते हैं और कर रहे हैं। और 1 तारीख को जब वो कानून लागू हो जाएगा, अगर वो लागू होता है इसी रूप में, विपक्ष नहीं रोक पाया, तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा कि जिस कस्टडी को 15 दिन से नीचे लाने की बात लंबे समय से हो रही थी, वो अब 90 दिन के लिए हो जाएगी। यानी पुलिस को 90 दिन का लाइसेंस मिल जाएगा, किसी को भी उठा करके वो 90 दिन तक टॉर्चर करती रहे। तो ये सारा कुछ बता रहा है और वो ये बिल्कुल साफ है कि वो बिल्कुल बदलने नहीं जा रहे हैं। और उन्होंने एक और अभी कल 2-3 दिन के अंदर एक संकेत आया है, जो आयुष्मान केंद्र हुआ करते थे, आयुष्मान केंद्र का नाम अब आयुष्मान आरोग्य मंदिर हो गया है। तो वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं, वो अपने एजेंडे से बाज नहीं आ रहे हैं। आयुष्मान आरोग्य मंदिर नाम रखते ही पूर्वोत्तर से विरोध भी शुरू हो गया है कि भाई मंदिर क्यों,
भाई आयुष्मान केंद्र रखिए ना भाई, मंदिर है फिर मस्जिद बनाएंगे, क्या मतलब करना क्या चाहते? नहीं, ये वैसे भी एक सारे मंदिर का एक अलग बोध होता है, मंदिर में मुझे एक अलग डेवलप, पवित्र ढंग से लोग जाते हैं श्रद्धा की तरह। तो ये सारे मंदिर संकेत हैं जिनको मैं उस रूप में पढ़ रहा हूँ रामदेव जी। नहीं, धन्यवाद नागेंद्र जी। कहने का मतलब यह है कि माइंडसेट जो है वो नहीं बदला है नहीं, मोदी जी का, और उसका ही असर सब तरफ दिख रहा है। और जो आपने 4 तारीख से लेके अब तक की घटनाओं का जिक्र किया, उससे ये भी लगता है कि आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जी ने भले ही बात नागपुर में कही हो कि अहंकार और दुनिया भर की बातें, सब नोरा कुश्ती लेकिन है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो पावर स्ट्रक्चर है उसमें मोदी जी को कंट्रोल करने का कोई मैकेनिज्म न संघ डेवलप कर पा रहा है, न बीजेपी कर पा रही है। वो अपना मनमाने जैसे वो चाहते थे वैसे ही कर रहे हैं और करते रहेंगे, उसी का मेरे ख्याल से नतीजा है। नागेंद्र जी ने जिक्र किया अखिलेश यादव की स्पीच का, छोटी सी स्पीच है और जी, निष्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज दबाई न जाए और ना ही निष्कासन जैसी कार्रवाई दोबारा सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाए। आपका अंकुश विपक्ष पे तो रहता ही है, लेकिन आपका अंकुश सत्ता पक्ष पे भी रहे। अध्यक्ष महोदय, आपके इशारे पर सदन चले, इसका उल्टा ना हो।